नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास इस लेक्चर में देखेंगे। और यह पीटी स्पेशल है और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप यानी जीएस बोर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स माइंड मैप पर आधारित यह एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षाकारी सहायक समीक्षाकारी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आर एग्जाम 2023 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही ये लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा एसपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत देखें तो 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं, एसएससी की परीक्षाओं, यूपीएससी यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित पेट 2025, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक इतिहास का अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें देखें तो यह लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप है और इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन एक दृष्टि में कर लेते हैं, पूर्वावलोकन कर लेते हैं। इसमें देखें तो प्राचीन भारत यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक दिखाए गए हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को आप देख सकते हैं। यह सारे लेक्चर इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा देखिए तो मध्यकालीन भारत पर जो भी टॉपिक यहाँ दिखाए गए सारे टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं। आधुनिक भारत देखें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के जो भी यहाँ टॉपिक है सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। सारे लेक्चर को आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। वर्तमान लेक्चर जो आधारित है वह गवर्नर जनरल और वायसराय पर है, यानी यह आधुनिक भारत का इस नोट्स के माध्यम से आखिरी टॉपिक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले पूर्व के लेक्चर का पूर्वावलोकन कर लें तो हमने जो पूर्व में देखा है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, उनकी पुस्तकों यानी पत्र पत्रिकाएं और लेखक संपादक जो इसके रहे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से इस पर हमने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर लिया। जिसके अंतर्गत देखें तो यह महात्मा गांधी जी द्वारा रचित पत्र पत्रिकाएं और उनके जो बुक हैं जिसके संपादन उन्होंने किया, इसमें देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा इसमें जो भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी जा चुकी है, आप इसको लेक्चर में देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन यानी पहले अधिवेशन से लेकर आखिरी अधिवेशन तक की जो है, यानी इसमें देखें तो अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और इसके विशेष क्या थी सारी जानकारी इसमें दी जा चुकी है। आप इस नोट्स को देख सकते हैं पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से और इस चैनल पर जाकर इस पर आधारित जो महत्वपूर्ण लेक्चर उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखें तो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध प्रमुख जनजाति एवं अन्य विद्रोह यानी प्रमुख जनजाति और नागरिक विद्रोह, साथ में हमने 1857 के महान क्रांति को भी देखा है इसके साथ ही। तो ब्रिटिश प्रशासन के जो विरुद्ध है प्रमुख जनजाति और अन्य विद्रोह, यहाँ पर देख सकते हैं विद्रोह अवधि इस विषय प्रभावित क्षेत्र नेतृत्वकर्ता कौन है, एग्जाम दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसको आप देख सकते हैं। ये पूर्व के लेक्चर में विस्तार से चर्चा किया जा चुका है इसके टॉपिक पर। इसके बाद देखें तो कांग्रेस और राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी, यानी संगठन, स्थान, संस्थापक और स्थान कौन कौन से रहे हैं, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें देखें तो क्रांतिकारी संस्थाएं जो हैं यानी संस्था, संस्थापक, स्थान और वर्ष कौन से हैं, इस पर भी हमने महत्वपूर्ण से चर्चा कर लिया है पूर्व के लेक्चर में। जो वर्तमान लेक्चर आधारित हुआ यह इस टॉपिक पर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन प्रमुख गवर्नर जनरल और वायसराय को हम देख रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव जो है यह बंगाल का यानी बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत जो है रॉबर्ट क्लाइव, इसका 2 कार्यकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 सारे, यानी यह जो पहला कार्यकाल इसका प्लासी का युद्ध या षड्यंत्र के विजय के बाद इसको जो है बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है 3 वर्षों के लिए। इसके बाद देखें तो बक्सर के युद्ध 1764 के बाद पुनः इसको जो है 2 वर्ष के लिए जो है बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था। यानी इस नोट्स में जो भी जानकारी दी गई है यहाँ पर सारी जानकारी को हमने विस्तार से चर्चा कर लिया, लेकिन इसके संक्षेप में इस पर थोड़ी सी जानकारी ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान दें कि बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत हमने देखा ब्रिटिश गवर्नर एवं गवर्नर जनरल। इसके अंतर्गत यह था कि प्लासी के युद्ध के समय, यानी प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रेक था। यानी प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख कौन था, अंग्रेजों का प्रमुख कौन था, वो ड्रेक था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। इसी कारण प्लासी के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। बंगाल का गवर्नर जो है वह प्लासी के विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया और यह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। क्लाइव का 2 समय इसमें दिखाया गया, देख सकते हैं। प्लासी के विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। बक्सर के विजय के बाद इसे पुनः गवर्नर बनाकर बंगाल भेजा गया है। इसके समय की प्रमुख घटनाओं को हमने देख लिया था, उसको संक्षेप में एक बार देखें तो इसी के समय दीवानी की प्राप्ति की गई थी। दीवानी की प्राप्ति का मतलब बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को। इसी के समय देखें तो यह व्यापार समिति, यानी हमने यह देख लिया कि दीवानी इसी के समय प्राप्त हुआ था।
यानी यहाँ देख सकते हैं यह दीवानी इसको प्राप्त हुआ, जिसमें अभी हमने चर्चा किया। इसके बाद व्यापार नीति, सोसाइटी फॉर ट्रेड, यहाँ सोसाइटी फॉर ट्रेड है। प्लासी और बक्सर के युद्धों में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने उपहार एवं निजी व्यापार के जरिए खूब धन बटोरे। क्लाइव ने इसे बंद कर दिया था, आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया। इन प्रतिबंधों से जो हानि उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अगस्त 1765 ईस्वी में कंपनी के कार्यकर्ताओं की एक व्यापार समिति बनाई गई, जिसको नमक, यानी इसको नमक, सुपारी का तंबाकू, ध्यान देना इसमें जो 3 उत्पाद हैं, नमक है, सुपारी है और तंबाकू है, कि व्यापार का एकाधिकार दिया गया। यानी इसके तहत नमक, सुपारी था तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार दिया गया। 1768 में योजना समाप्त कर दी गई, यानी सोसाइटी फॉर ट्रेड समाप्त कर दिया गया। इसी के समय देखें तो श्वेत विद्रोह भी होता है, श्वेत क्रांति नहीं, श्वेत विद्रोह इसी के समय में 1766 में होता है। इसको देखें तो क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। जनवरी 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल एवं बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। मुंगेर का इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया। इससे श्वेत विद्रोह, यानी इसमें मुंगेर और इलाहाबाद में जो इसके कर्मचारी थे विद्रोह ने किया, जिसके यानी अधिकारियों ने इस आज्ञा का विरोध किया था। इसे श्वेत विद्रोह कहा गया, परंतु क्लाइव ने इस श्वेत विद्रोह को दबा दिया। द्वैत शासन, यहाँ देख सकते हैं बंगाल में द्वैत शासन इसके अंतर्गत देते हैं। क्लाइव ने बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। 1772 ईस्वी तक चलता रहा, वारेंग हेस्टिंग्स आते ही इसे समाप्त कर दिया। बर्क देखें तो बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा, जबकि प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार पर्शियल स्पियन से भविष्य का अग्रदूत कहा। यानी इस सारी जानकारी हम देख सकते हैं। यानी बर्क ने क्या कहा था, बर्क ने था यह है, और पर्शियल यह इसके बारे में कहा, इसमें उन्होंने पूर्व में विस्तार समझ लिया है। और इसमें देखें तो क्लाइव ने उपदीवान के पद पर बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्ति दिया था। इस पर हमने चर्चा की। इसके बाद देखिए बंगाल के जो गवर्नर हुए थे उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लिया, हालांकि कल के लेक्चर में हमने किया था उस पर। तो देखें इसके बाद जो आता है वो हालवेल आता है, यानी जस्ट इसके बाद देखें क्लाइव के बाद कौन आता है, हालवेल आता है। हालवेल आता है। हालवेल का समय ये स्थानापन्न होता है, यानी ये स्थानापन्न होकर आता है हालवेल, और इसका समय जो देखें 1760, यानी एक ही वर्ष के लिए 1760 के लिए था। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट आता है विंसिटार्ट आता है, यानी इसके बाद देखें हालवेल जो था स्थानापन्न था। इसके बाद विंसिटार्ट आता है, इसका समय 5 वर्ष के लिए होता है। 1760 से 1765 तक जो है वह विंसिटार्ट का समय होता है। इसके बाद क्लाइव पुनः आता है, यह दूसरा शासन इसका होता है क्लाइव का, यानी कहने का मतलब विंसिटार्ट के बाद जो है वह क्लाइव पुनः आता है, वो 1765 से 1767 तक रहता है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं, यानी इसके बीच में, यानी पहले और दूसरे के बीच में 2 गवर्नर जनरल आते हैं। एक तो आपका हालवेल आता है जो स्थानापन्न होकर आता है, दूसरा जो होता है वो विंसिटार्ट होता है जो 5 वर्ष के लिए आता है। तो इसमें महत्वपूर्ण विंसिटार्ट ही है क्योंकि ये 5 वर्ष तक रहता है। एक जो इसके बीच में है वो मात्र 1 वर्ष के लिए 1760 रहता है, दूसरा 1760 से 1765 रहता है। इसके बाद दूसरा कार्यकाल क्लाइव का होता है, यानी यह कार्यकाल है। इसके बाद जो है 3 और बनते हैं, यानी इस शासन के बाद, यानी 1767 के बाद देखें तो क्लाइव का दूसरे कार्यकाल के बाद विरेलेस्ट आता है। विरेलेस्ट का समय देखें तो यह 2 वर्ष तक रहता है, यानी इसके बाद देखें 1767 से लेकर के 1769 से लेकर 1769 तक का जो समय है विरेलेस्ट का है। तो हमने देखा विरेलस्ट जो था उसका समय 1767 से लेकर के, यानी 1767 से लेकर 1769 2 वर्ष तक रहा। इसके समय देखें द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे, यानी द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, विरेलस्ट था। इसके बाद जो कर्टियर बनता है, कर्टियर का समय भी देखें तो 3 वर्ष का होता है, यानी इसके जस्ट बाद बनता है, यानी 1769 से लेकर 1772 तक जो है वह समय कर्टियर का है। इसके समय देखें, इसके समय में भी बंगाल में, यानी इसके समय में भी बंगाल में द्वैत शासन जारी रहा। 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था, यानी इसी समय देखें तो 1770 ईस्वी में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। किसके समय, कर्टियर के समय। इसके बाद वारेंग हेस्टिंग्स का समय आता है। वारेंग हेस्टिंग्स का समय देखें, जो गवर्नर, बंगाल के गवर्नर के रूप में जो इसका समय है वारेंग हेस्टिंग्स का, वह 2 वर्ष का है। 1772 से लेकर के 1774 ईस्वी तक जो है वह वारेंग हेस्टिंग्स का समय है। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से देखें क्लावी को मिला करके 6 जो है बंगाल के गवर्नर बने, यानी 2 बार देखें तो यह क्लावी ही बना। व्यक्ति के रूप में देखें तो यह जो है 6 जो इसमें व्यक्ति के रूप में बंगाल के गवर्नर बने, जिसमें 2 कार्यकाल तो रॉबर्ट क्लाइव का। इसके बाद जो, यानी क्लाइव के बाद जो 1 वर्ष के लिए 1760 में जस्ट इसके बाद आता है हालवेल आता है। हालवेल जो है यह स्थापन के रूप में आती है, यानी क्लाइव के बाद बंगाल का स्थापन गवर्नर बना। इसी ने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। कौन किया था, हालवेल ने ही ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया था। इसके बाद क्लाइव के 2 कार्यकालों के बीच में जो दूसरा आता है वो विंसिटार्ट आता है, जिसका समय इसके बीच वाला है, यानी 1760 से लेकर के 1765 जो होता है विंसिटार्ट का है। इसी के समय ये महत्वपूर्ण, इसके समय देखें तो बक्सर के युद्ध के समय विंसिटार्ट ही बंगाल का गवर्नर था,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बक्सर की युद्ध के समय कौन बंगाल का गवर्नर था। यहीं विन से स्टार्ट था, 2 वर्ष के लिए था, यानी क्लाइव के 2 कार्यकालों के बीच में यही था। इसके बाद वेरेलस्ट आता है, जिसको हमने देख लिया था 1767-74। इसके बाद कर्टियस आता है 1769-1774। इसके वारेंग हेस्टिंग्स आता है 1772 से 1774 ईस्वी तक वारेंग हेस्टिंग्स का समय होता है। अब देखते हैं वारेंग हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत देखते हैं, यानी वारेंग हेस्टिंग्स का समय देखें तो 1774 से 1785, यानी यहाँ देखें तो कुल मिलाकर के 1785 या कह सकते हैं 11 वर्ष तक जो है वारेंग हेस्टिंग्स जो है यह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, जबकि बंगाल के गवर्नर के रूप में इसने 2 वर्ष तक कार्य किया था 1772 से 1774 ईस्वी तक। यानी कहने का आशय यह हुआ कि बंगाल का अंतिम गवर्नर था, जबकि बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त इसने कर दिया था, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में प्रथम है, जबकि बंगाल के गवर्नर के रूप में केवल देखें तो ये अंतिम रहा है वारेंग हेस्टिंग्स। वारेंग हेस्टिंग्स को विस्तार समझने से पहले इसके महत्वपूर्ण कार्यों को देख लेते हैं। यानी देखें वारेंग हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेंग हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, यानी इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। इसके काल की प्रमुख घटनाएं इनकी थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसे नहीं कहा जाता है, बल्कि यह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है, जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को कहा जाता है, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय जो है 1828 से 1835 ईस्वी तक रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1806 ईस्वी में सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह लगाने और कान में बालियां पहनने का मना कर दिया था, जिसने वेल्लोर के प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था। बेंटिंग एक कट्टर हिंद उदारवादी था। नोट्स में इसको देख लेते हैं, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या दिया गया है, तो ये बंगाल का अंतिम, ध्यान देना है, बंगाल का अंतिम और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। जबकि बंगाल का प्रथम हमने देखा था वारेंग हेस्टिंग्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेंग हेस्टिंग्स था, और ये अंतिम, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। इसका आगे हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1833 की चार्टर एक्ट द्वारा इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। जबकि वारेंग हेस्टिंग्स को देखें तो यह, यानी यहाँ पर देख सकते हैं वारेंग हेस्टिंग्स के बारे में नोट्स में कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, यानी अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। इसी के समय राजकीय कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था। आगे इसके बारे में देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि भूमि सुधार के लिए वर्ष 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लाया। यानी पंचवर्षीय बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो ये वारेंग हेस्टिंग्स से संबंधित है। यानी यहाँ पर देख सकते हैं वारेंग हेस्टिंग्स से पंचवर्षीय बंदोबस्त 1772 में लाया, जबकि इसके देखें 5 साल बाद 1777 में 1 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की, यानी पंचवर्षीय को समाप्त करके 1 वर्षीय व्यवस्था कर दी। वर्ष 1793 में इसी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप प्रदान कर दिया था, यानी जो पंचवर्षीय को 1 वर्षीय में बदला। फिर इसी को देखें तो 1793 में जो है इसी को लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर बना था, उसने क्या किया, इसको अस्थायी कर दिया। अस्थायी करने के कारण इसका नाम अस्थायी बंदोबस्त पड़ा। और किसके समय हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कब हुआ, 1793 में हुआ। आगे इसके नोट्स के बारे में देखें, वारेंग हेस्टिंग्स के महत्वपूर्ण जो कार्य हैं तो यहाँ पर ध्यान दिया जा सकता है कि इसमें देखें भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेंग हेस्टिंग्स को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में न्यायिक सेवा जो है, यानी जुडिशियल सर्विस से उसका जन्मदाता जो फादर है वारेंग हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसी के समय वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी कब की गई, 1774 में की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन था, इसका मुख्य न्यायाधीश इल्जा एम्पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया 1774 में, उसका मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस कौन था, तो इल्जा एम्पे था। जबकि अन्य जो इसके सहायक थे, सहायक न्यायाधीश के अंतर्गत यानी एसोसिएट जज जो थे वो न्यायाधीश चैम्बर था और लिमेस्टर एंड हाइड थे, यानी कुल मिलाकर 3 थे। इसके अलावा 3 थे, सहायक न्यायाधीश चैम्बर था, लिमेस्टर था और हाइड, 3 इसके सहायक थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश इल्जा एम्पे था। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय जो कि 1774 में स्थापित किया गया था। इसके बाद इसमें देखें तो वर्ष 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि, यानी 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि इसी समय में होती है, के द्वारा हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी। इस समय अवध का नवाब आशुफ दौला था। यानी अवध का नवाब कौन था, आशुफ दौला था। फैजाबाद की संधि के समय जो अवध का नवाब आशुफ दौला था, और इससे फैजाबाद की संधि के समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह वारेंग हेस्टिंग्स था। और इसने क्या किया था, अवध के बेगमों को उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दिया था फैजाबाद की संधि के तहत। आगे इसके महत्वपूर्ण कार्य में देखें तो वर्ष 1784 ईस्वी में, यानी 1784 ईस्वी में इसी के समय में विलियम जोन्स ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया? एग्जाम पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? 1784 में। और किस गवर्नर जनरल के समय किया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसके समय किया गया था। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित पहली पुस्तक भगवत गीता थी। यानी जो सोसाइटी स्थापित की गई एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसके तहत जो ट्रांसलेटेड फर्स्ट बुक थी वो भगवत गीता थी। इसका अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। यानी भगवत गीता का जो अनुवाद जो किया था उसने कौन किया था? तो विलियम विल्किंस ने जो है भगवत गीता का अनुवाद किया था। और जो दूसरी बुक थी वो हितो उपदेश थे। यानी पहली बुक जो भगवत गीता थी, और दूसरी बुक भी पूछेगा तो दूसरी जो बुक थी जो अनुवादित की गई थी इस संस्था द्वारा वह हितोपदेश थी। हितोपदेश दूसरी बुक थी अनुवादित इस संस्था द्वारा। और ये नोटेड पॉइंट है कि किस भाषा में अनुवाद किया गया था? तो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कहा जा सकता है कि गीता के अंग्रेजी अनुवादकार, यानी गीता जो भगवत गीता है ये गीता के रूप में भी कहा जाता है। तो गीता या भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, यानी विलियम विल्किंस चार्ल्स, यानी इसके आगे चार्ल्स भी रहता है, चार्ल्स को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया था। यानी ये आश्रय कौन दिया था? यही वारेन हेस्टिंग ने इसको आश्रय दिया था। इसके समय देखें तो 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। यानी प्रत्येक जिले में फौजदारी अध्यक्षता, यानी फौजदारी की अध्यक्षता यानी जो प्रेसिडेंट था दरोगा, और दीवानी अदालत इसकी अध्यक्षता कलेक्टर करता था की स्थापना इसी समय में हुई थी। कब हुई थी? 1772 में हुई थी। और हमने देख लिया था पूर्व में कि इसने देखें तो इसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लाया था? कलकत्ता लाया था। यह राजकोषीय कोष को जो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया था। यह इसके बाद इसमें देखें तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी अगला इसमें देखें तो इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया। या यूँ कहें इसको विस्तार करके तो इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। कब किया? 1781 में। किसके लिए किया? तो मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। यानी इसके समय में प्रथम मदरसा की स्थापना हमने देख लिया। प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। और इसी के समय 1782 में, यानी जस्ट इसके एक साल बाद 1781 में था, 1782 में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस में, यानी आधुनिक वाराणसी है जो, वहाँ पर बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कौन किया था? जोनाथन डंकन। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स समय में। कब? 1782 ईस्वी में। इसके बाद इसमें देखें तो वर्ष 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के लौटने, यानी इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश नेता एडमंड वर्क ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग की कार्रवाई हेस्टिंग्स पर शुरू की थी। यानी जो ये पूछा सकता है कि किस बंगाल के गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग लगाया गया था? तो यही वारेन हेस्टिंग्स था। कहाँ पर लगाया था? इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लगाया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा। और ब्रिटिश नेता कौन लगाया था? एडमंड वर्क ने यह अभियोग लगाया था वारेन हेस्टिंग्स पर। वर्क ने हेस्टिंग्स को, यानी जो महाभियोग लगाया है वो हेस्टिंग्स को क्या कहा था? चूहा, नेवला, अन्याय का मुखिया कहा। महाभियोग जो लगाया है उसने वारेन हेस्टिंग्स को क्या कहा है? चूहा कहा है, नेवला कहा है, अन्याय का मुखिया कहा। इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से कि ये वारेन हेस्टिंग्स किसने कहा था, महाभियोग किसने लगाया था? ये कहने वाला, महाभियोग लगाने वाला एक ही व्यक्ति है और उसका नाम जो है एडमंड वर्क है। इसके बाद इसमें देखें तो हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब की देखभाल हेतु भारतीय अधिकारी राय रायन को नियुक्त किया। यानी जो राय है ये पदवी थी, राय रायन जो पदवी थी, ये राय जो था ये करता क्या था? जो आधुनिक रूप में जाति के रूप में हो गया राय रायन। हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी, यानी पद होता था, राय रायन को नियुक्त किया था। इसके बाद देखें तो इसी के समय मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में टकसाल की स्थापना की गई। यानी एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है कि किसके समय में जो है वह टकसाल की स्थापना की गई। तो वारेन हेस्टिंग्स समय कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। इसके समय महत्वपूर्ण युद्धों को देखें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1750 से 1782 तक इसी समय में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 इसी समय हुआ था। हैदर अली की मृत्यु 1782 में इसी समय हुआ। और वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी समय की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम। ऐसे ये सारी जानकारी पूर्व के लेक्चर में हम देख चुके हैं। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को हमने विस्तार समझ लिया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को भी हमने समझ लिया है। हैदर अली की मृत्यु को भी हमने देख लिया है पूर्व लेक्चर में। और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को भी देख लिया है। और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी समय की जाती है। कुछ और जानकारी को इसके बारे में ऐड करें अन्य सोर्स के माध्यम से तो देखें कि इसने, यानी वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था? वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन बंद करवा दिए। पूछा सकता है मुगल सम्राट को मिलने वाला पेंशन कौन बंद करवा दिया था? तो यही वारेन हेस्टिंग ने। कितना पेंशन मिलता था? 26 लाख वार्षिक, यानी एक साल में 26 लाख रुपए की पेंशन दी जाती थी।
और इसी के समय मतलब वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही, यानी ये वारेन हेस्टिंग्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसी के समय देखें तो इसी के समय 1780 ईस्वी में देखें, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र, इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। यानी इसको ऐसे पूछा जा सकता है कि बंगाल का यानी भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन कौन किया था, तो जेम्स ऑगस्टन हिस्टिंग ने किया था। कब किया था, 1780 में। इसके समय जो है गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इसी के समय में रेगुलेटरी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसको हमने देख लिया है कि कलकत्ता में जो उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसमें देखें तो जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर, ध्यान देना है कि इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी वारेन हेस्टिंग्स ने। और हमने देखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-1784 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को हम देख सकते हैं, यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समय है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि से 1782 ईस्वी में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें तो यह मंगलौर की संधि से 1784 ईस्वी द्वारा समाप्त हुआ था। इसी काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई थी, यानी इसी समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही की गई थी। इसमें नोट को देख लें तो नोट यह कि पिट इंडिया एक्ट 1784 में जो पिट इंडिया एक्ट लाया गया था, यानी इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए इस एक्ट यानी पिट एक्ट 1784 का लाया गया था। आगे हम इस विस्तार चर्चा करेंगे। तो इस एक्ट से संबंधित विधेयक ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट द यंगर, यानी यह जो पिट एक्ट है ये उस दौरान जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, पिट द यंगर ने संसद ने प्रस्तुत किया था। 1784 में ब्रिटिश संसद ने इसे पारित कर दिया था। इस एक्ट के जो प्रावधान थे आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके नाम पर हमने दिया कि जो पिट्स एक्ट 1784 था, इसका नाम पिट्स क्यों पड़ा था, तो उस दौरान तत्कालीन जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पिट द यंगर था। वारेन हेस्टिंग्स के अन्य कार्यों को संक्षेप में यहाँ देख लेते हैं, हालांकि इस नोट्स के माध्यम से हमने देख लिया। तो इसमें देखें तो राजस्व बोर्ड की स्थापना एसेक्स में वारेन हेस्टिंग्स 1732 में हुई थी। राजस्व बोर्ड 1732 में हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया था। कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया था, हमने देख लिया था। भूमि सुधार इसके अंतर्गत देखें तो वारेन हेस्टिंग्स 1732 में 5 वर्षीय, 1770 में 1 वर्षीय भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया था, इसको हमने देख लिया। इसके बाद न्यायिक सुधार के अंतर्गत 1773 में रेगुलेटरी एक्ट था। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया। इसका मुख्य न्यायाधीश एमपी था। इसके 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर लिविंगस्टन हाइट थे। इस प्रकार भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स कहा जाता है, इसको भी हमने देख लिया, यहाँ पर है। इसके बाद इसी समय बनारस की संधि 1773 में होती है। इसी संधि से प्रेरित होकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 में रोहिलखंड को अधिकार कर लिया था। इसके बाद फैजाबाद की संधि देखें 1775 में आती है। 1775 में फैजाबाद की संधि होती है। इस संधि के द्वारा अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा गारंटी दी गई थी, यानी इसमें हमने देख लिया फैजाबाद की संधि यहाँ पर थी। इसमें यह आधारित था कि इसमें अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इसी संधि के द्वारा बनारस में अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी, यानी फैजाबाद की संधि द्वारा ही देखें तो बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई थी। इसके बाद देखें तो आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। इसके द्वारा अनुदित पहली पुस्तक भगवद गीता विल्किंस द्वारा की गई थी। दूसरे हितोपदेश थे। अगले इसके समय की महत्वपूर्ण घटना को देखें तो नंद कुमार पर महाभियोग 1775 ईस्वी में चलाया गया था। 1775 ईस्वी में जो है नंद कुमार पर महाभियोग इसी समय चलाया गया। तो नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था, यानी नंद कुमार कौन था, नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। इसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से अल्पवयस्क नवाब मुबारक दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए घूस लिए थे। हेस्टिंग्स ने एमपी की मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार की फांसी पर लटका दी। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद देखिए आखिर में इस पर जो महाभियोग चलाया जाता है, यह भी हमने जानकारी इस नोट्स के माध्यम से देखी, लेकिन इसको देख लेते हैं पुनः एक बार को देखें। महाभियोग हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था, यानी एकमात्र गवर्नर जनरल था भारत का, बल्कि हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल, बल्कि ये कह सकते हैं बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल था, जिस पर बर्क ने, कौन सा बर्क है, एडमर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर किया। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा और नेवला, एक झूठा बैलों का ठेकेदार, यानी यहाँ देख सकते हैं, कहा और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। यानी इसको क्या कहा था, चूहा और नेवला कहा, साथ में एक झूठा बैलों का ठेकेदार भी कहा, साथ में न्याय का मुखिया भी कहा, इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया। यह मुकदमा 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, परंतु संसद ने उससे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। ध्यान देना कि महाभियोग में इसको बरी कर दिया गया था। और थोड़ी जानकारी इसमें ऐड करें तो ध्यान दें कि कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया, यानी वारेन हेस्टिंग्स ने ही, वारेन हेस्टिंग्स जिसके बारे में देख रहे हैं, वारेन हेस्टिंग्स, इसने कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। इसके अलावा कलकत्ता में सदर दीवानी और एक सदर निजामत अदालत की स्थापना इसी समय में हुआ था। और हमने देख लिया कि बनारस के राजा चैत सिंह के साथ इसका विवादास्पद संबंध था। नंद कुमार को इसने फांसी पर लटवा दिया था। अवध की बेगमों से ज्यादती
इसने की थी। हमने देख लिया था कि जो फैजाबाद की संधि थी तो अवध की बेगमों से ज़्यादा थी। इसके कारण हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड वापस लौटे महाभियोग चलाया गया था। इसको हमने विस्तार समझ लिया है। इसके बाद 1781 का अधिनियम, इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल था इसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय की मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट किया गया था इस एक समय में। यानी काल क्रमानुसार इसके कार्यों को देखें इसके समय में तो सबसे पहले इसका समय 1774-1785 है। तो इसका वारेन हेस्टिंग्स समय देखें तो 1773 यानी 1773 भी दिया रहता है। 1773 से 1786 समय भी इसका निर्धारित कहीं कहीं दिया रहता है। क्योंकि देखें 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बाद यह गवर्नर बनता है बंगाल का। तो इसके काल क्रमा देखें तो 1773 में इसी समय जो है वो रेगुलेटरी एक्ट आता है। इसके बाद 1781 में जो है अधिनियम आता है इसी समय में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स उस दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होता है। 1774 ईस्वी का गोरिल्ला का युद्ध होता है। 1785 से 82 में प्रथम मराठा युद्ध होता है। 1782 में सालाबाद बाई की संधि समय होती है। 1780-1784 द्वितीय मैसूर युद्ध इसी समय होता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसी समय की जाती है। अगला जो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस बनता है 1786-1793, यानी वारेन हेस्टिंग्स के बाद ये बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कार्यों को पहले संक्षेप में समझ लेते हैं। तो देखें लॉर्ड कॉर्नवालिस देखें तो तृतीय मैसूर युद्ध 1790-1792 इसी समय में होता है तथा श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के द्वारा तृतीय जो मैसूर युद्ध समाप्त होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है इसी समय होता है। कॉर्नवालिस का कोड का निर्माण 1793 जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख किया गया था। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक इसी समय किया गया था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 1793 इसी समय में आया था। प्रशासन का यूरोपीकरण तथा सिविल सेवाएं प्रारंभ इसी समय में की गई थी। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक इसने लगा दिया। 1805 ईस्वी में गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई। वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसको कार्यों को और विस्तार समझने का प्रयास करते हैं तो देखें इसमें जो है दास प्रथा पर रोक, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है दास प्रथा पर इसने रोक लगा दिया था। तो कॉर्नवालिस ने 1789 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी थी। तो सबसे पहले इसमें नोट्स को पढ़ते चलते हैं और इसकी व्याख्या कर देते हैं। 17 यहाँ पर देख सकते हैं इसने 1789 में दास प्रथा पर रोक लगा दिया था। इसके बाद सिविल सेवा के अंतर्गत इसको देखें तो यहाँ पर यह है कि 1853 ईस्वी से सिविल सेवा में चयन का आधार प्रतियोगी परीक्षा बनी थी। प्रारंभ में यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 से यह परीक्षा भारत में भी होने लगी थी। यानी इसका विस्तार कर लेते हैं तो ध्यान दें कि जो भी यहाँ जानकारी दी गई है उसके आधार पर देखें तो सिविल सेवा में देखें तो कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। यानी सिविल सेवा जो आज देखें भारत में जो सिविल सेवा जिसका आज वर्तमान यूपीएससी जो संस्थान यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कराती है वह पूरे भारत के लिए है। और राज्य लोक सेवा आयोग जो कराते हैं एसपीएससी, तो उसका जन्मदाता देखें तो यही लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता था। इस सेवा में 1853 ईस्वी से प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होने लगी। कब से होने लगी? 1853 से प्रतियोगात्मक परीक्षाएं होने लगी। यह प्रारंभ इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 ईस्वी से भारत में होने लगी। यानी भारत में 1923 से होने लगी। 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय, ध्यान देना है कि 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जब असम के कलेक्टर थे तब उन्होंने निलंबित कर दिया गया था। अरविंद घोष घोड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर सके थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने परीक्षा पास करने के बावजूद त्यागपत्र दे दिया था। प्रारंभ में इस परीक्षा की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी, जिसे लिटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। आगे इसमें देखते हैं तो इसने वर्ष 1793 की कॉर्नवालिस संहिता के तहत राजस्व तथा न्याय की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया था। इसी के समय भारत में सर्वप्रथम जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद सृजित किए गए थे। जिला मजिस्ट्रेट और मुंसिफ मजिस्ट्रेट का पद इसी के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में किया गया था। कॉर्नवालिस ने भ्रमणशील अदालतों या चलती फिरती अदालतों का निर्माण कराया था। इसके बाद देखें तो भारत में पुलिस सेवा यानी सिविल सेवा का जन्मदाता इसे माना जाता है। यानी पुलिस सेवा, भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है और सिविल सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। इसके बाद इसके कार्यों में देखें तो यह महत्वपूर्ण रूप से, हालांकि हम चर्चा ऊपर कर चुके हैं, अपने राजस्व संबंधी सुधार के तहत भूमि का मालिक इसने जमींदारों को मानकर भूमि बंदोबस्त को 1793 में अस्थायित्व प्रदान किया। इस बंदोबस्त के तहत जमींदारों को अब 90% या 10/11वां भाग कंपनी को तथा 10% या 1/11वां भाग अपने पास रखना था। किसको? जमींदारों को। इसी व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछता है इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त क्या है, इसके कौन लागू किया और इसमें जो है कंपनी को कितना देना होता था, जमींदार अपने पास कितने रखते थे। ये एग्जाम दृष्टिकोण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कब यह लाया गया था राजस्व संबंधी सुधार के अंतर्गत और कौन लागू किया था, तो एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। इसके द्वारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। आर सी दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था।
इसके बाद देखें तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद इसने कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली न बनाते हुए अपने शत्रु को फलदायी रूप से लंगड़ा कर दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय के बाद इसने कहा था, जो कि टीपू सुल्तान को पराजित करने के बाद ऐसा इसने कहा था। क्योंकि हमने विस्तार चर्चा करते समय हमने देखा था कि जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें मराठा और जो अंग्रेज होते हैं 20 वर्षों के लिए संधि करते हैं कि वो एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते। इस दौरान दोनों मिलकर जो है मैसूर को उखाड़ फेंकते हैं 4 मैसूर युद्ध के दौरान। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू होता है 20 वर्षों बाद। तो ये एक षड्यंत्र के तहत ये जो है दोनों को समाप्त कर देते हैं अंग्रेज, यानी मराठों को भी और मैसूर को भी। इसके बाद इसमें देखें तो यह जानकारी महत्वपूर्ण है, यानी हमने शुरू में देख लिया कानूनी संहिता जो 1793 में कानूनी संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आया था, उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया था, ऊपर हमने देख लिया। इसकी समाधि के बारे में देखें तो यह एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, यानी समाधि कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में स्थित है। इसके बाद इसमें देखें तो कॉर्नवालिस को वर्ष 1786 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा भी दिया गया था, यानी कॉर्नवालिस को वर्ष 1786 को जो चार्टर एक्ट आया था भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा भी मिला था। अर्थात यह पहला अंग्रेज था जिसको एक साथ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों पद एक साथ प्राप्त थे। एग्जाम टेस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है कि प्रथम कौन गवर्नर जनरल है बंगाल का जिसको कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों का पद सर्वप्रथम मिला था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसने प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया था। यानी आगे हम देखेंगे कि जो 1786 का चार्टर एक्ट है इसमें कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें जोड़ी थी, अर्थात जो 2 शर्तें इसमें देखें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था जो कि 1773 के रेलवे एक्ट में खामियां दूर करने के लिए लाया गया था। उसमें द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, लेकिन 1786 का जो एक्ट आया था उसमें 1786 के एक्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल तो बनता है, अपनी 2 शर्तों को इसमें मनवा लेता है। 2 शर्तों में इसकी एक शर्त रहती है कि विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णय को न मानना, यानी विशेष मामले में जो काउंसिल थी उसको यह नहीं मानेगा। दूसरा था कि उसे सेनापति अथवा कमांडर चीफ का पद दिया जाए, तो इसको कमांडर चीफ का पद दिया गया, साथ ही काउंसिल के निर्णय न मानने के लिए भी इसको माना गया और गवर्नर जनरल का पद तो इसको मिला है। चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं के अंतर्गत ये जो जानकारी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम दृष्टिकोण से। तो वर्ष 1863 में, यानी हमने देखा था कि जो है आपका 1853 में जो है यह जो परीक्षा थी यानी सिविल सेवा की परीक्षा, यह प्रतियोगितात्मक परीक्षा में होने इसकी परीक्षा लेने जाने लगे 1853 से। तो यह 1853 से इसके 10 साल बाद जो है, और इसकी परीक्षा कहाँ होती थी, वो इंग्लैंड में होती थी। तो 1863 में 10 साल बाद, यानी जब ये प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई 1853 में, इसके 10 साल बाद 1863 में प्रथम भारतीय ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। अरविंद घोष ICS की घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। ICS की परीक्षा के लिए इंटरव्यू घुड़सवारी के रूप में होता था, घुड़सवारी पास होना जरूरी था, जैसे इस दौरान इंटरव्यू में पास होना जरूरी है, उसी प्रकार से ICS की लिखित परीक्षा के दौरान घुड़सवारी में पास होना आवश्यक था। सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा में चयन के बाद त्यागपत्र दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान हमने देखा था कि त्यागपत्र देकर भारत में आए थे और ये गांधी जी से मिले थे। तो गांधी जी इनको CR दास जी के पास, यानी चित्तरंजन दास जो कि देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बाद में यही जो है सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु बनते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा में चयन होने के बाद त्यागपत्र दे दिया था। गवर्नर जनरल लिटन ने सिविल सेवा की आयु को, गवर्नर जनरल लिटन था, सिविल सेवा की आयु को 23 वर्ष से घटाकर जो है 19 वर्ष कर दिया था। यानी लिटन, रिपन इत्यादि को हमने महत्वपूर्ण से देख लिया है, यानी यह लिटन है। आगे हम इसमें देखेंगे तो लिटन यह है कि इसने सिविल सेवा की आयु 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। इसी के बाद जो लॉर्ड रिपन आता है, जो कि भारत के उद्धारक की उपाधि इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। इसने युग का कर्तव्य द ड्यूटी ऑफ एज नामक पुस्तक भी लिखा था। भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है रिपन के कार्यकाल को। और यह इसी के समय देखें तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है, इसको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। इसने इसी के समय देखें तो इसने सिविल सेवा की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी, जो कि इसके पूर्व वाला जो था उसने घटाकर 19 वर्ष कर दिया था, 23 से 19 वर्ष कर दिया था। आगे इसमें ध्यान दें तो यह है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अंग्रेजों ने नेशनल भेदभाव के कारण असम के कलेक्टर के पद से निलंबित कर दिया था। यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो असम के कलेक्टर थे, उनको नेशनल भेदभाव के कारण जो इनको निलंबित या सस्पेंड कर दिया था अंग्रेजों ने। RC दत्त ने अस्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शोर ने बनाई थी। देख सकते हैं अस्थायी बंदोबस्त पर हालांकि हमने पूर्व में चर्चा कर लिया था कि अंग्रेजों की प्रमुख आर्थिक नीतियों के अंतर्गत यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त दिया गया है। इसकी सारी जानकारी यहाँ दी गई है कि 1789 में जॉन शोर द्वारा शुरू किया गया, इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और ब्रिटिश भारत के
19% भूभाग पर लागू किया गया था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर में लागू किया गया था। अन्य नाम इसका इस्तेमारी जमींदारी प्रथा था अस्थायी बंदोबस्त का। विशेषतः जमींदारों को भूस्वामित्व स्वीकारा गया। लगान की दर 10/11 भाग सरकार यानी कंपनी को और 1/11 भाग जमींदार अपने पास खुद रखते थे। भूमि पर जमींदारों का अधिकार पैतृक हस्तांतरित कर दिया गया था। 1794 में सूर्यास्त नियम लागू कर दिया गया था। सूर्यास्त का मतलब जो है, सूर्यास्त तक यदि कोई लगान नहीं दे पाता जमींदार तो उसको जमींदारी जो है वो हस्तांतरित कर दी जाती थी, यानी दूसरे को सौंप दी जाती थी, जो कि यह शर्त मानता था। इसके बाद सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त लाया था। इसके 4 या 5 साल बाद इसने पंचवर्षीय बंदोबस्त को समाप्त कर 1 वर्षीय प्रणाली अपनाई थी। ये भू राजस्व प्रणाली, इसी को जो है अस्थायी बंदोबस्त 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कर दिया था। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था आती है, महलवाड़ी व्यवस्था आती है। आगे हम इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था देखेंगे तो इससे टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जुड़े हुए हैं। और महलवाड़ी को यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी जानकारी। इसमें महलवाड़ी जो है हार्ट मैकेजी है, इस पर हमने विस्तार पूर्ण चर्चा कर लिया, इसलिए यहाँ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। हालांकि अस्थायी बंदोबस्त पर हम चर्चा कर रहे थे टॉपिक पर था। जब ये टॉपिक आएगी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी तो उसको विस्तार से चर्चा करेंगे।